तो आपको जिस वीडियो का इंतजार था ना, वो वीडियो आ चुका है। मैंने एसएससी सीजीएल 2026 का कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है और इसमें मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के आपके सिलेक्शन तक एक एक चीज बताने वाला हूं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें मैंने काफी मेहनत से सब कुछ बताया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, कितना कट ऑफ गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, टारगेट कैसे सेट करना है, इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैथ का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रीजनिंग का क्या होना चाहिए, जीके का क्या होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना, रिवीजन कैसे करना है, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा इस वीडियो से। ये वीडियो आपके लिए लंबा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एसएससी सीजीएल 2026 निकालना है तो। ठीक है, हो सकता है आप वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 स्पीड में देखो, लेकिन इसको एक बार कंप्लीट जरूर देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बड़े भाई के नाते आपको सब कुछ बताऊंगा। और साथ में जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ, जो नया वेंडर चेंज हुआ, उसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं कि सीजीएल 2026 का जो एग्जाम होगा ना, आपका अगस्त 2026 में होने वाला है। तो अभी से आपके पास काफी अच्छा टाइम है। अगर अभी से लग जाओ तो आराम से इस एग्जाम को एक बार में आप क्रैक कर सकते हो। और एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं भाई, तो जैसे एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ये सब जो पोस्ट होते हैं ना, इसी से इनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और जो हर साल इसमें वैकेंसी आती है 15,000 प्लस अप्रॉक्स आती है। और जो इसमें सैलरी होती है 60,000 से 90,000 तक इन हैंड सैलरी आपको अभी मिलता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना अच्छा है। अगर रैंक अच्छा है तो 90,000 वाली आपको सैलरी मिलेगी, और रैंक उतना अच्छा नहीं आया तो 60,000 वाली से स्टार्ट होती है इसकी वैकेंसी। ठीक है, और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट होते हैं ना, वो सारे होते हैं। लगभग 60-70 पोस्ट होते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट होते हैं मिनिस्ट्री वाले, वो इसमें आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है। मैं इसमें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, कट ऑफ बताऊंगा हर साल का, टारगेट स्कोर कितना करना चाहिए आपको, सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का सिलेबस मैं बताने वाला हूं। उसके बाद बुक लिस्ट सभी का मैं बताऊंगा, कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, यूट्यूब पे जो बेस्ट वीडियोज है वो सब मैं बताऊंगा कि कहां से आप सीख सकते हो फ्री में, रिवीजन कैसे करना है, मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है। हम पढ़ते तो है लेकिन कंसिस्टेंसी और मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बना पाते हैं। अदर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो मन में आते हैं वो चीजें, टारगेट ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूं। और साथ में इसमें मैं 3 अपने फेवरेट जो बुक है वो मैं गिव अवे करने वाला हूं। और इसको गिव अवे कैसे मिलेगा उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। इसी वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं स्ट्रेटजी वीडियो। सबसे पहले हम जान जाते हैं एसएससी के बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है भाई, कैसे एग्जाम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये पैटर्न पता होगा, तो यहाँ पे एक टाइम दिख रहा होगा, उस टाइम पे आप जंप करके जा सकते हो, नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल 2 फेज में होता है। एक प्री एग्जाम होता है टियर 1, एक टियर 2 होता है। प्री जो होता है क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूछे जाते हैं। 25-25 क्वेश्चन होता है, 50-50 मार्क्स, यानी 2-2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। सही करोगे 2 मार्क्स आपको मिलेगा, गलत करोगे -0.5 होगा, तो आपको गलत भी नहीं करना। और 1 घंटे का टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। अगर सीजीएल 2024 का कट ऑफ देखा जाए तो इसमें जो कट ऑफ गया था ना यूआर का 153.18 गया था 200 में से, तो कट ऑफ काफी हाई जाता है प्री में। ठीक है, उसके बाद जो ओबीसी का जो कट ऑफ था 146.26 था, तो इनका भी अच्छा खासा कट ऑफ था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 142.01 और आपका एससी का 126.45 और एसटी का 111.88 गया था। तो आपको कितना टारगेट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आपको जो टारगेट करना चाहिए ना 170 मार्क्स टारगेट करना चाहिए अगर एसएससी सीजीएल प्री में आपको क्वालिफाई करना है। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, प्री पहले हो जाएगा पेपर, उसके बाद 3-4 महीने का गैप मिलेगा और उसके बाद मेंस का होगा। प्री का रिजल्ट निकलेगा और जो रिजल्ट में क्वालिफाई करेंगे वही सिर्फ मेंस का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, मेंस में आपका क्या क्या चीजें होगा और इसी पे मेरिट आपको बनता है। यही पेपर होता है जो कि एक्चुअल पेपर आपका है। ठीक है, और इसी पे आपका मेरिट बनेगा, जिसमें कि आपका सेशन होता है, पहले मैथ और रीजनिंग, फिर इंग्लिश, जीके। इसमें भी वही सेम चीजें, सेम आपका सिलेबस होता है। सिर्फ क्या होता है कि इसमें मैथ और रीजनिंग एक साथ होता है 30-30 क्वेश्चन का, जिसका 1 घंटे का पेपर होता है। फिर तुरंत बाद इंग्लिश और जीके एक साथ होता है, जीके और करंट अफेयर, जिसमें कि इंग्लिश का 45 क्वेश्चन और जीके का 25 क्वेश्चन होता है। 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यानी कि 90 मार्क्स का मैथ्स, रीजनिंग आपका 90 मार्क्स का, इंग्लिश 135 मार्क्स का और जीके और करंट अफेयर्स 75 मार्क्स का। यानी कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है किसका है, इंग्लिश का है। तो इंग्लिश पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन पहले रीजनिंग और मैथ्स के सॉल्व करने होते हैं, फिर से 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर्स के
आपको पेपर सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद ये 130 क्वेश्चन हो गया 390 मार्क्स का, यही आपका मेन मार्क्स है जिसपे कि आपका मेरिट बनता है। लेकिन साथ में 15 मिनट का एक कंप्यूटर भी आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, रैम रोम, ये सब चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, 60 मार्क्स का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स आपका नहीं जुड़ता, लेकिन इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी होता है। जैसे कि 60 में आपको हो सकता है 25 नंबर 26 नंबर, ऐसे एक कट ऑफ बनता है जिसके ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा और जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, ये वाला 2 घंटे 15 मिनट का पेपर हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा मेंस में, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जिसको स्किल टेस्ट भी बोलते हैं वो भी होगा, जिसमें कि आपको 15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट करना होगा इंग्लिश का। 200 की डिप्रेशन मतलब 200 बार टाइप करना होता है। ओके, 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसमें भी आपको पास करना कंपलसरी होता है। तो ये है एग्जाम पैटर्न। जब ये पास कर जाओगे तो आपको फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में होगा और आपका उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न है। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी टारगेट को अचीव करना होता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपना गोल सेट करना होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब तक कि आप अपना टारगेट सेट नहीं करोगे ना तो कहीं भी आप पहुंच नहीं पाओगे। मान लो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले डिसाइड करते हो ना भाई कि हमें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो ना, सोचते हो कि हाँ चलो मुझे इस बार जाना है अयोध्या जाना है या फिर मुझे जम्मू एंड कश्मीर घूमने जाना है, तो सबसे पहले डिसाइड करते हो। उसके बाद अपना टास्क स्टार्ट करते हो कि हाँ चलो इतने तारीख को जाएंगे, इतना तारीख का टिकट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टिकट लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का ट्रेन रहेगा, तो ऐसे डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले हम जब एंड गोल को हम डिसाइड करते हैं ना तभी हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं और धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे हो तो अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है तो इस 0 लेवल पे आप हो और आपको पहुंचना है हीरो लेवल तक। ठीक है, आपके पास ऑप्शन और भी है, ऐसा नहीं कि अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, तो आपके पास अभी ऑप्शन और है। जब तक कि आप अपना गोल नहीं डिसाइड करोगे उस रास्ते पे नहीं चल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके रास्ते अलग अलग बहुत सारे हैं। इसीलिए जरूरी होता है कि हमें एक गोल डिसाइड करना, फिर हम उसकी तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज मिलना शुरू हो जाती है। कोई भी गोल जब डिसाइड करते हो तो उसमें आपको काफी सारी डिफिकल्टीज मिलेगी। विदाउट डिफिकल्टीज आपको गोल अचीव कर ही नहीं सकते, और डिफिकल्टी आपको मिल रही है इसके मतलब कि आप उसके तरफ बढ़ रहे हो, अपने टारगेट की ओर धीरे धीरे करके अग्रसर हो रहे हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गोल बनाओ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, डिफिकल्टीज को सॉल्व करो, अपने आप को उसके कैपेबल बनाओ, और कैपेबल बनाने के बाद अपने आप ये जो गोल है सीजीएल 2026 का अचीव हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि अपना टारगेट हम कैसे सेट करें भाई अगर एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पोस्ट डिसाइड करना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना फेवरेट पोस्ट कौन सा चाहिए, और फिर उसके हिसाब से फिर आगे आपको प्लानिंग करनी है। तो हो सकता है कि जो आपका फेवरेट पोस्ट हो ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिसाइड कर लो। हो सकता है कि एएसओ इन सीएसएस हो तो वो डिसाइड कर सकते हो, अदर भी हो सकता है, वो डिसाइड करना है। अब वो अल्टीमेट टारगेट है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए मुझे सबसे पहला टारगेट कौन सा है, हमारा एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम आएगा। ठीक है, उसमें मुझे कितना टारगेट होना चाहिए, फिर उसके बाद मेंस आएगा, उसमें कितना टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एसएससी सीजीएल प्री का आपको टारगेट डिसाइड करना है कि मुझे 200 में से कितने मार्क्स लाने हैं, और अभी डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक कि आप अभी डिसाइड नहीं करोगे ना उस हिसाब से आप मेहनत ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 170 डिसाइड कर लिया, आपको मैथ में कितना लाना है, इंग्लिश में कितना लाना है, रीजनिंग में कितना लाना है, जीके में कितना लाना है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आइडियल देखा जाए तो मुझे बोला जाएगा तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मैथ में 50 में 50 लाया जा सकता है, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 और जीके में 35 मैं स्कोर डिसाइड करता हूँ। 185 को मैं टारगेट करता हूँ। हमेशा जो टारगेट होना चाहिए ना हाई होना चाहिए, अपने जो लेवल होता है उससे हाई होना चाहिए, तभी आप उसके आसपास पहुंच पाओगे। और मिनिमम मैं बोलूंगा कि अपना टारगेट जो आपको रखना चाहिए 170 रखना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो, एसटी एससी कैटेगरी वाले कम रख सकते हैं, 150 160 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए ये टारगेट मैंडेटरी है। उसके बाद मेंस का टारगेट भी आपको अभी डिसाइड कर लेना है कि मुझे 340 लाना चाहिए। एक आइडियल टारगेट आपके लिए यही होगा। अगर आपको एक बहुत अच्छा पोस्ट चाहिए, एएसओ सीएसएस चाहिए, एएसओ एमईए चाहिए, आईटीआई चाहिए, आपको अपने होम स्टेट में अच्छा पोस्ट चाहिए, तो आपके लिए ये होना चाहिए। और उसमें भी आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में आपको डिसाइड कर लेना है कितना आपको लाना है। उसके बाद अपने आप आपको मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए ना, अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये लाना है, क्योंकि अभी इस एग्जाम पे हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन आने वाला है। हमें ये पे फोकस नहीं करना है। जब ये अचीव हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ फोकस करेंगे, फिर अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे।
ठीक है। अब हमें क्या करना है कि गोल को हमें सेट करने के लिए उसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ मन में अपने गोल को डिसाइड करोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लिखना होगा, एक पेपर लो और सबसे पहले क्या करो, लिख दो कि आपका क्या गोल है, और उसको ऐसे लिखना है प्रेजेंट टेंस में। आई एम आपका जो भी गोल है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर, जो भी आपका गोल है आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डरना नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं यार ये अचीव नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको लिखना है, यहीं से आपकी जर्नी की शुरुआत होगी। ठीक है, सबके लिए स्टार्टिंग में ये हार्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें लगता है कि नहीं अचीव कर पाएंगे, बिलीव होने लगता है जैसे जैसे मेहनत करने लगते हो तो। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपका पर्पस भी होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो। आपका वो पर्पस जरूर होना चाहिए कि आई हैव डन इट फॉर माई फैमिली, माई पेरेंट्स। आपका एक इमोशनल पर्पस होना चाहिए। अपने लिए सोचोगे कि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो जाएगा, मैं पार्टी करूंगा, एंजॉय करूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं कार लूंगा, तो वो वाला पर्पस जो होगा ना आपको ज्यादा दिन तक मोटिवेशन नहीं दे पाएगा। लेकिन एक इमोशनल रीजन होगा ना कि जब मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए घर बनवाऊंगा, उनको अच्छे से इलाज करवाऊंगा, उनको बोल दूंगा कि अब आपको जॉब करने की जरूरत नहीं, आप आराम से घर पे बैठो, मैं आपके लिए अब मेहनत करूंगा। तो ये इमोशनल पर्पस आपके पास होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। और लिखना है आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स, किसके लिए आप करना चाहते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने पे गर्व महसूस करता हूं कि मैंने ये टारगेट को अचीव किया। इसको एक पेपर पे लिख लेना है और साथ में अपने ये दोनों जो टारगेट है उसको पेपर पे लिख करके आपको जहां पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने आपको चिपका देना है। ठीक है, और बार बार इन चीजों को रिपीट करना, उनको याद रखना है। ये हो गया हमारा गोल सेट। अब हमारा टारगेट सेट हो गया। अब हम जर्नी की शुरुआत करेंगे यहां से कि अब हमें गोल तो सेट कर लिया, अब हमें उस तक पहुंचना कैसे है, पहला स्टेप हम क्या ले। देखो, अगर कोई भी एग्जाम निकालना है ना तो उसके मैं सिंपल 3 स्टेप, मुझे पता है कि 3 स्टेप से हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो 2-3 बार, बहुत 3-4 मैंने एग्जाम्स को क्रैक किया, गवर्नमेंट जॉब, एसएससी सीजीएल को 2 बार क्रैक किया है, और बहुत बेसिक से खुद से पढ़ करके तैयारी किया है। तो मुझे पता है कि ये 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं जिसको हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को उसको निकालने के लिए फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला क्या होता है, कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं क्या क्या चीजें आने वाली है, तब तक आप कैसे अपना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि पिछले साल कैसा कैसा पेपर आया उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि उसी के बेस्ट पे आगे जो क्वेश्चन आएंगे मैं सॉल्व कर पाऊं। और उसके बाद है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, और उसका प्रैक्टिस करना, जैसा एग्जाम में आने वाला है उसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं तीनों स्टेप्स को मैं आगे फॉलो करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे आप तीनों स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला आता है हमारा मैथ्स का स्ट्रेटजी। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि बहुत सारे लोग वीक होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप वीक हो ना तो आप उसमें स्ट्रांग हो सकते हो अगर आप उसमें प्रॉपर टाइम दो तो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो। मेरा खुद मैथ्स मेरा सबसे ज्यादा वीक था, मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक था। बाकी तो सब्जेक्ट तो ठीक थे, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश वीक था मेरा। तो इसको मैंने धीरे धीरे इंप्रूव किया। मैं कैसे इंप्रूव किया मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका जो टारगेट होना चाहिए मैथ्स में 50 में 50 होना चाहिए प्री एग्जाम में, क्योंकि आप आराम से 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब आसानी से किया जा सकता, लेकिन 50 में 50 किया जा सकता है और बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए इसमें आपका टारगेट 50 में 50 होना चाहिए, नो गलती, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और टाइम कितना होना चाहिए मॉक टेस्ट में, एक आइडियल टाइम में आपको जो सॉल्व करना है 25 क्वेश्चन, वो 22 से 25 मिनट होना चाहिए। और मैथ्स को पढ़ने के लिए हर दिन मैं बोलूंगा 3 से 4 घंटे का आपको टाइम देना है, क्योंकि मैथ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हम कहां से कर सकते हैं भाई, सिलेबस को कंप्लीट करने का बहुत अलग अलग तरीका है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी कोई बैच होगा, आपने कोई पेड बैच ले रखा होगा, तो आप वहां से आराम से कर सकते हो। आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा बैच ले, जितने भी यूट्यूब पे टीचर वगैरह है ना, जो भी फेमस टीचर है ना, आप उससे ले सकते हो। सब लोग लगभग ऑलमोस्ट मोर एंड लेस एक ही जैसा पढ़ाते हैं, लगभग एक ही होता है। आपको देखना कि आप किससे समझ पाते हो, आप किस टीचर से कनेक्ट कर पाते हो। आपको बस उस टीचर का बैच ले लेना है और वहां से अपना सारा कोर्स कंप्लीट करना है 1 by 1 करके। ठीक है, और अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाना है। अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से भी, तो मैंने एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको डेली टारगेट मिलेगा, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के आपको टास्क मिलेंगे विथ वीडियो लिंक भी मिलेगा, यूट्यूब का बेस्ट वीडियो आप वहां से कवर कर सकते हो। और इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, जिसका नाम गोल्डन एएसओ है। ठीक है, गोल्डन एएसओ पे ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम आपको सर्च करोगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, एक टारगेट ग्रुप टॉप अचीवर्स करके। ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, सीजीएल 2026 को टारगेट करके बनाया गया है, तो आप यहां पे भी अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना नोट्स कॉपी बहुत जरूरी है कि आप बनाओ। ठीक है,
नोट्स कॉपी आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ोगे, इधर उधर से पढ़ोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। आपको नोट्स कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स कॉपी के आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाओगे ही नहीं। जो आपको बाद में काम आएगा ना, जब रिवीजन का टाइम आएगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, आपका नोट्स कॉपी ही आपका जो होता है ना ढाल बन के रहेगा आपके सामने, और जो आपका वेपन जो है ना नोट्स कॉपी होगा। मान लो एसएससी एक एग्जाम है ना, तो नोट्स कॉपी एक आपका वेपन है। आप इसको जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स कॉपी आपको बनाना है क्वेश्चन आंसर के साथ। अब उसके बाद क्या करना है, एक एक चैप्टर करके आपको कंप्लीट करते जाना है। जो भी टीचर से पढ़ो, एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद उसका रिवाइज करो, और उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहां से करना है, तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं बोलूंगा कि कोई भी लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, आपको उसको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू बुक्स आते हैं, ठीक है, उसको कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक आई है मार्केट में, मैंने कंपेयर करके देखा है। तो एक बुक है एसएससी गेम चेंजर पीडब्ल्यू का, आप इससे कर सकते हो। एक बार मैं आपको एसएससी गेम चेंजर के बारे में बता देता हूं। इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है ना कि स्टार्टिंग में तो आपको सबका कट ऑफ दिया हुआ है सारे एग्जाम का अच्छे से, और साथ में इसमें लेवल वाइज क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। जैसे कि आपका ये नंबर सिस्टम पेपर है, तो सबसे पहले 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, और उसके बाद एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं, तो ये इजी वाले क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद फिर से 12th लेवल का क्वेश्चन जो कि लेवल 2 पे है, और उसके बाद आपका एसएससी सीजीएल लेवल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो आपको मिल जाएगा। लेवल वाइज क्वेश्चन बनाने से क्या आपको हेल्प होता है ना कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको हार्ड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनते। इजी वाले सबसे पहले बनाओगे, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर लेवल 2 पे जाओगे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा तो फिर आप ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो। और साथ में आपका इसमें अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और टॉपर का गाइडेंस भी दिया हुआ है। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। आपको यूज कैसे करना चाहिए इस बुक को, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे 2-4 क्वेश्चन जो भी बन गया, जो नहीं बना ना उसको स्टार मार्क कर लेते हैं, या फिर जिसको बनाने में आपको डिफिकल्टी हुई उसको स्टार मार्क कर लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको 2 बार 3 बार बनाना है। उसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसको आपको स्टार मार्क करना है, यानी कि ये क्वेश्चन को 2-3 बार बनाना है। जो भी क्वेश्चन बनाने में आपको डिफिकल्टी लगे उसको 2-3 बार आपको जरूर करना है। तो इस तरह से हमको पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स ले लिए। आप इसके ही अगर मान लो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो और इसी का जितना क्वेश्चन है इसी को आप 4 बार 5 बार बना लोगे ना, तो आपको समझो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका नोट्स कॉपी बनाना, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, और याद रखना कि बहुत अच्छे से आपको करना है क्वेश्चन, और बहुत सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर ऑलरेडी कोई बुक्स है तो आप वहां से भी कर सकते हो, नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो, और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करना है। ऐसा नहीं कि 2 बुक ले लिया, पहला बुक इससे कर लिया फिर उससे कर रही है, ऐसा कोई फायदा नहीं होगा इससे। आप जब एक बुक से बना रहे हो तो इन्हीं को 2 बार 4 बार बनाओगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा। उसके बाद क्या करना है, अपने नोट्स कॉपी को ना बार बार आपको रिवाइज करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प करता है ना प्रिपरेशन में, वो होता है आपका नोट्स कॉपी। और नोट्स कॉपी को जितना बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आपने टाइम एंड वर्क या फिर कोई भी परसेंटेज कंप्लीट किया, तो उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना। टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, एक तो है कि आप रैंडमली टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ खोल लो बुक का, और उसमें से सेलेक्ट कर लो 4-5 क्वेश्चन की मुझे ये करने हैं, 10 क्वेश्चन कर लो और उन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। एक तो ऐसा हो गया चैप्टर वाइज टेस्ट। दूसरा है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक पे जाओगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वगैरह टेस्ट मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका चेक होगा कि आपने जो चैप्टर को पढ़ा है आप अच्छे से उसको सीख पाए हो कि नहीं सीख पाए हो। अब एक क्वेश्चन और मन में आता है कि हमें अर्थमेटिक से स्टार्ट करना चाहिए कि एडवांस से करना चाहिए या फिर दोनों एक साथ करना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एक टाइम पे एक ही टॉपिक करना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ्स ही पढ़ना है, आपको अदर सब्जेक्ट भी हर दिन पढ़ने हैं। तो आप एक सब्जेक्ट से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्टार्ट करना है तो अर्थमेटिक से आप करना। अर्थमेटिक आपको ईजी लगेगा, जैसे टाइम एंड वर्क से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद परसेंटेज पढ़ सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ सकते हो। जब अर्थमेटिक आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपको एडवांस में जाना, और एडवांस में फिर अलजेब्रा, ट्रायंगल पे जाना है, उसके बाद सर्कल पे जाना है, उसके बाद मेंसुरेशन वगैरह चैप्टर जो है वो सब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक टाइम पे एक ही चैप्टर पढ़ना है। याद रखना 2 चैप्टर मत करना कि एक अर्थमेटिक भी पढ़ रहे हैं और एडवांस भी पढ़ रहे हैं, तो आपका एकदम बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, एकदम फंस जाओगे और आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाते हुए अपना अपना टारगेट आगे जाना और कंप्लीट करना, और नोट्स कॉपी को जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। जब भी अगले क्लास में जाओ ना तो पहले वाली क्लास को रिवाइज जरूर करना। मैं रिवीजन में बताने वाला हूं कि कैसे रिवीजन करते हैं चीजों को, मैथ्स को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, जीके को। ठीक है, अब उसके बाद मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका सिलेबस है। सिलेबस तो आप देख सकते हो, सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं बताता हूं जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। परसेंटेज में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफिट लॉस में 1, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में, और इसके हिसाब से आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ऐसे तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मैथ्स का स्ट्रेटजी हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश में। हमें इंग्लिश पे कैसे करना चाहिए वर्क भाई। देखो, इंग्लिश एक सबसे ज्यादा मिस
मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है इंग्लिश। हम जब रहते हैं ना, जब हम गांव में रहते हैं या फिर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, तो हमें क्या लगता है ना कि जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में अगर हम ग्रामर सीख जाएंगे तो मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हम अच्छे से मार्क्स ले आ पाएंगे। और हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर 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 पे अपना फोकस करते रहते हैं। ग्रामर का रूल V1 V2 लगेगा, इसके साथ V3 लगेगा, वो सब रटते रहते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला है। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं, एज ए लैंग्वेज आपको सीखना है। जैसे कि अगर आप हिंदी है, हिंदी आपको कभी कोई सिखाया है नहीं, बचपन से बोलते बोलते या फिर दूसरे से सुनते सुनते सीख गए हो, तो आप एक अच्छी हिंदी बोल पाते हो। उसी तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखोगे ना, तो आराम से इसके एरर भी बता लोगे। जैसे हिंदी में अगर हमें कोई बोल रहा है कि वो लड़की जा रहा है, तो हम पता चल गया ना भाई गलती बोल रहा है, जा रहा नहीं होगा, जारी होगी। उसी तरह से इंग्लिश में भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कर लेना, तो हमारा अपने आप इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। देखो, हमेशा देखोगे कि आप कि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी उनका इंग्लिश में बोल पाते हैं, इंग्लिश में लिख पाते हैं। क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि उनका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा होता है, ज़्यादा बोलते हैं, क्लासेस उनका इंग्लिश में होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कमांड करना है। और इंग्लिश में भी 50 में 50 स्कोर किया जा सकता है। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, तो मैंने 50 में 50 जब स्कोर किया, तो आप भी 50 में 50 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और टाइम लिमिट कितना होना चाहिए? 8 से 10 मिनट में आपको प्री का पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अब इंग्लिश में देखो 3 पार्ट होते हैं, हमेशा समझना। एक होता है वोकैबुलरी का पार्ट होता है, दूसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा ग्रामर का पार्ट होता है। वोकैबुलरी में आपका क्या क्या पूछे जाते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस और मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं। और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन सी चीजें होती है? पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है, पारा जंबल होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। ये सारी चीजें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है। और उसके बाद ग्रामर होता है, जिसमें कि नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब चीजें होती है। और याद रखना कि जो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट जो आता है, उसमें जो सबसे ज्यादा रोल होता है इन दोनों का होता है। 70% इनका रोल होता है, और जो ग्रामर का होता है सिर्फ 30% आपका रोल होता है। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। इसको ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है, इसको भी आपको ध्यान में लेके चलना है, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है। और यही हम लोग स्किप करते हैं। हम सोचते हैं यार छोड़ो ना, वोकैबुलरी तो हो जाएगा, ग्रामर पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी नहीं। कभी अगर आप इन दोनों को इग्नोर करोगे, कभी भी आपका इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं, मैं बताता हूं कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जो मैंने तरीका अपनाया था ना, मैं बहुत ज्यादा वीक था, हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, और वोकैब में मुझे करेज का मतलब भी नहीं पता था कि करेज मतलब क्या होता है। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि करेज का मतलब क्या है, गूगल पे सर्च करता था। तो वहां से लेकर के मैंने अपने 4-5 हजार वोकैब्स याद किए, साथ में अपना रीडिंग अच्छा किया, साथ में ग्रामर अच्छा किया। उसके लिए मैंने एक 3 आवर का टेक्निक अपनाया। 3 आवर्स डेली मैं देता था, और उसमें क्या करता था, 1 घंटे में सबसे पहला घंटा वोकैबुलरी याद करता था। और वोकैबुलरी 20 से 30 याद करने हर दिन, 10, 20, 30 जितना याद हो जाए, ठीक है, याद करने की कोशिश करता था। और कहाँ से याद करता था? इसके लिए मेरे पास कोई वोकैब्स की बुक थी, उसी से मैं याद करता था। जैसे कि नीतू मैडम की बुक है, वहां से कर सकते हो, या फिर आपके पास ब्लैक बुक होगा, आप वहां से कर सकते हो। कोई भी वोकैबुलरी की बुक होगी जहां से A से Z तक सारे वर्ड्स लिखे होंगे ना, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। ए से स्टार्ट करना और वोकैबुलरी याद करना शुरू कर देना। कभी कभी आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करने हैं, और कभी कभी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको याद करने हैं बीच बीच में करके, वहां से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको उन सब चीजों से याद नहीं होता ना, तो एक 12 घंटे का वोकैब का मैराथन वीडियो है, गोल्डन एजुकेशन चैनल पे सर्च करोगे, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से आपको बहुत अच्छे से रूट वर्ड और पिक्चर से 12 घंटे में लगभग 1000 के आसपास वर्ड्स आराम से समझ में आ जाएंगे। आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, उस वीडियो को देखना जरूर। और वहां पे और भी वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हो। वोकैब आपका आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको 1 घंटा हर दिन वोकैब्स याद ही करना ही करना है। उसके बाद जो दूसरा घंटा होता था, दूसरा घंटा में क्या करता था, मैं बुक रीडिंग करता था। और मेरा बुक रीडिंग इतना वीक था कि पेपर तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, ठीक है। तो पेपर नहीं पढ़ता था क्योंकि समझ ही में नहीं आता था। द हिंदू समझ में नहीं आता था, और बाकी जो पेपर आते थे या तो बोर हो जाता था या फिर छोड़ देता था, पेपर गुम हो जाता था। तो फिर मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का क्या इंग्लिश बुक जो होती है, स्टोरी बुक, वो पढ़ना शुरू किया। पास के बुक स्टोर में गया और इंग्लिश का मैंने 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 का मैं बुक ले आया वहां से, एनसीईआरटी का बुक, और 6 क्लास से एनसीईआरटी का स्टोरी पढ़ना शुरू कर दिया। और वहां से मेरा इंप्रूवमेंट इंग्लिश होना शुरू हो गया, ठीक है। 6 क्लास वाले क्या होता था ना कि इजी भी लगता था, कुछ उसमें वर्ड मीनिंग भी मिल जाते थे, और साथ में कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी मिल जाते थे। तो क्या हुआ, यहाँ से इंटरेस्ट आने लगा। हर दिन मैं क्या सोचता था कि मुझे एक स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके एक क्लास कंप्लीट करते गया, और मेरा 4-5 महीने में मैंने सारे ये 10th क्लास तक मैंने इंग्लिश बुक पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा। और कैसे पढ़ना है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसका थंबनेल, उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो, ठीक है। साथ में कभी कभी क्या होता था कि किसी दिन मैंने बुक नहीं पढ़ा ना, तो मैं पैसेज सॉल्व कर लेता था, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेता था, या फिर पारा जंबल के कुछ क्वेश्चंस कर लेता था। और इससे भी क्या है कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इंप्रूव होता है। तो आपको ये करना है। एक बात आपको याद रखना कि जब भी आप पढ़ो ना, मान लो एनसीईआरटी आपने बुक पढ़ा, कोई स्टोरी पढ़ा एक हनी बी का, तो वो एक स्टोरी आपने पढ़ लिया, अगले दिन जब जाओ तो सबसे पहले क्या करो, पिछले वाले जो स्टोरी है उसको तेजी से पढ़ो। और क्या होता था ना, जब भी जहां भी जिस स्टोरी में मुझे
लगता था कि यहाँ पे मुझे इसका मीनिंग नहीं आता था, एक हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी रखता था और वहीं पे उसका हिंदी मीनिंग लिख लेता था, ठीक है, और उसको याद करने की कोशिश करता था। और अगले दिन जब मैं पढ़ता था, सबसे पहले पीछे वाले जितने भी मीनिंग्स मैंने बुक पे लिखा है उसको याद करता था, फिर आगे बढ़ता था। और जब 3-4 दिन स्टोरी हो जाता था तो 5वें दिन मैं नया स्टोरी नहीं पढ़ता था, उन्हीं 4-5 स्टोरी का जितने भी मीनिंग्स मैंने याद किए थे ना उसको याद करता था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका वीडियो बना दिया, आप देख सकते हो कि कैसे हम इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वोकैब आपको याद करना है, आपको उसका हिंदी मीनिंग याद करते जाना है, जिस तरह से भी वोकैब आप याद कर लो आपको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका सेकेंड आवर में आपको बुक रीड करना है। तीसरे घंटे में आपको क्या करना है, तीसरे घंटे में जो करना है आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप इसको ग्रामर इग्नोर करना है, आपको इसमें क्या है ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं ना वो सब याद करना पड़ेगा। और कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए आप कोई पेड बैच आराम से ले सकते हो। पेड बैच के लिए आपको कोई भी, आप जो भी टीचर से पढ़ते हो वहां से ले सकते हो, किसी का कोई भी आपको मिल जाएगा आराम से, बहुत कम दाम में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। या फिर अगर यूट्यूब से फ्री पढ़ना तो अमन वशिष्ठ सर का इंग्लिश प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर का इंग्लिश प्लेलिस्ट मिलेगा, 40-50 वीडियोज होंगे, बहुत अच्छे से करोगे, आराम से हो जाएगा। या फिर गोल्डन एजुकेशन पे भी इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो चीजों को, ओके। या फिर जो टारगेट ग्रुप मैंने जो बताया है, टारगेट ग्रुप में भी हम इंग्लिश का टास्क देंगे, वहां से भी आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि जो भी आप पढ़ो ना उसका नोट्स कॉपी यहाँ पे बनाते जाना है, नाउन का, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का, जितने भी हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं सबका आपको कंप्लीट करना है और अपने ही नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि हर एक से 100 एरर क्वेश्चंस करने की कोशिश करना है, हर एक चैप्टर से। जैसे नॉन पढ़ा तो 100 उसके एरर क्वेश्चन करने की कोशिश करो, एक कोई बुक ले लो वहां से कर लो, प्रीवियस ईयर बुक से, और उन्हीं 100 क्वेश्चंस को बार बार करो। उससे क्या होगा, नॉन के जितने भी रूल्स है ना आपको याद हो जाएंगे। और बुक के लिए मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप जो गेम चेंजर बुक आई है PYQ बुक PW की, आप वहां से कर सकते हो, बहुत अच्छे से सब कुछ को दिया हुआ, वहां पे नॉन का दिया हुआ, प्रोनाउन का अलग दिया हुआ, एडजेक्टिव का अलग दिया हुआ, चैप्टर वाइज करके सब कुछ दिया हुआ, तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। याद रखना कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, वो ये है कि आपको जितना वोकैब्स याद कर सकते हो याद करो। ऐसा नहीं कि वोकैब्स को एक टाइम के बाद इग्नोर करना, नहीं, आपको याद करते रहना है रेगुलर वोकैब्स को। और वोकैब्स को याद कहां से करना है, बहुत जगह से हो जाएगा। सबसे पहले तो आप बुक से पढ़ रहे हो तो है ही, साथ में आप जो रीडिंग डालते हो हर दिन, रीडिंग से भी आपको वोकैब्स मिलेंगे, वहां से भी। जब पैसेज और क्लोज टेस्ट सॉल्व करो ना तो एक वोकैब की कॉपी भी अपने पास रखो और उस कॉपी में वोकैब्स लिखते जाओ और बीच बीच में उसको याद करते रहो, ठीक है। वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना। जब आपका सिलेबस आपको लगे ना कि 40-50% हो गया, 60% हो गया, तो इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया करो। 25 क्वेश्चन को जो टेस्ट होता है ना उसको लगाया करो। उससे क्या होगा ना कि आपका बहुत तेजी से सब कुछ रिवीजन होगा। उस सेक्शनल टेस्ट में आपको कुछ 1-2 सिनोनिम भी मिल जाएंगे, 1-2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाएगा, इडियम्स भी मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से होता जाएगा। तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से करना, 40-50 सेक्शनल टेस्ट को इतने अच्छे से कर लेना है ना कि उन 40-50 सेक्शनल टेस्ट से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए पीछे वाले से तो आप आराम से बता दो। इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से जब ही होगा जब आप उसको 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे। आगे जब मान लो 4-5 अगर सेक्शनल टेस्ट लगा लिए तो आप अगला नहीं बनाओ, 4-5 को फिर से रिवाइज कर लो कि देखते हैं भाई कौन कौन सी गलत हुई। इस तरह से बनाओगे तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद पेशेंट रहना है। आपको 5-6 महीने तक इंग्लिश में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, 1-2 महीने तो कुछ नहीं रिजल्ट दिखेगा आपको, कोई भी वोकैब्स आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन 5-6 महीने के बाद ही आपको यहाँ से आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो आपको पेशेंस रखना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, एक तपस्या की तरह है इंग्लिश को इंप्रूव करना। ये तीनों स्टेप जब फॉलो करोगे ना तो अपने आप 5-6 महीने के बाद देखने लगोगे कुछ चीजें मिलने लगी है, वोकैब मिलने लगा है, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने लगा, ग्रामर का रूल मुझे वही दोबारा जो मैंने पढ़ा था वो मिलने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चीजें आपसे होने लगेगी और आप देखोगे कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब हम चलते हैं कि आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछे जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश में देखो ये सब सारे टॉपिक्स हैं जिसे कि हमेशा रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कॉमन एरर से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, सिनोनिम से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इडियम्स फ्रेजेस का 2 क्वेश्चन होते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड का 2 क्वेश्चन होता है, पैराजंबल PQRS जो है वो होता है और क्लोज टेस्ट होता है। पैसेज यहाँ पे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको पैसेज सॉल्व करना है। पैसेज आपको मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये था इंग्लिश का स्ट्रेटजी। अब हम चलते हैं आगे, आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी जानते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए। आई नो कि ये वीडियो लंबा हो रहा है और आप अभी तक देख रहे हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो रीजनिंग में भी आपको 50 में 50 स्कोर करना है। ये मैथ, इंग्लिश और जो रीजनिंग है ना इसी में 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। जीके में आप नहीं कर सकते, तो इन्हीं में आपको हाईएस्ट नंबर लाना होगा जिससे कि आप एक टॉपर की रैंक में पहुंच सको, ठीक है। इसलिए टारगेट 50 में 50 रखना होगा। हो सकता है कि 50 में 50 तो लेकिन 47.5 आए, 45 आए, लेकिन जब आप टारगेट ही 45 रखोगे तो नंबर 40 आएगा, 35 आएगा, ऐसे आएगा। इसलिए टारगेट हमेशा टॉप रखो और इसमें आपको 15 से 18 मिनट में आपको सॉल्व
सॉल्व करने की कोशिश करनी है प्री, ये आइडियल टाइम है। स्टार्टिंग से आपका टाइम इतना नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस टाइम को आपको अचीव करने की कोशिश करना है। और इसमें 1 घंटे का टाइम डेली दोगे ना तो आपके लिए 1 से 2 घंटे का टाइम आपके लिए सफिशिएंट रीजनिंग के लिए। सबसे पहला काम वही करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सिलेबस आपको कहाँ से कंप्लीट करना है भाई, फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपने कहीं से पेड बैच ले चुके हो आप, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे अगर आपको देखना तो रीजनिंग बाई अनुभव से आएगा, ठीक है, रीजनिंग बाई अनुभव सर्च करोगे आपको 40-50 वीडियोस मिल जाएंगे आपको रीजनिंग के। आपको वहां से अपना प्रॉपर नोट्स कॉपी सिंपली बना लेना है, ठीक है, वहां से बना लोगे उतना ही आपके लिए काफी सफिशिएंट होगा, उससे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाओ और हर एक चैप्टर्स का आपका ट्रिक्स एंड टिप्स होता है, आपको उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो आपको वहां से आएगा कि ए से जेड तक सारे लेटर्स को कैसे याद कर सकते हैं। जैसे डाइस होगा तो डाइस में भी आपको कुछ ट्रिक्स होंगे कि डाइस को कैसे हम इसके पीछे वाले लेटर्स को खोज सकते हैं तुरंत, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। आप कभी भी अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट मत समझना कि यार मेरे तो 40 नंबर आ जाते हैं, 35 नंबर आ जाते हैं रीजनिंग में, तो मैं तो बहुत ज्यादा तेज हूं। अगर इतना करोगे ना तो यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है और सोचना नहीं है कि मेरा रीजनिंग ठीक है, आपको उस पर वर्क करना है। सारी जितने भी ट्रिक्स है फिर से आपको याद करना है। भले आपका मार्क्स अच्छा बन जाता है, लेकिन सारे चैप्टर्स के ट्रिक्स को आपको देखना है कि टीचर कैसे समझाते हैं, कैसे वो बताते हैं। हो सकता है कि उनका जो मेथड हो और जल्दी बने, आप 5 सेकंड और जल्दी सॉल्व कर सको। तो एक एक सेकंड आपके लिए मैटर करता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सभी ट्रिक्स को बहुत अच्छे से कर लो और उसका नोट्स कॉपी बनाओ और बार बार रिवीजन करो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको कि आपको करना ही करना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। सीरीज होता है, नंबर सीरीज और या फिर अल्फाबेट सीरीज, इसमें हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद सिलोगिज्म होता है, इससे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग भी कैसे सॉल्व करते हैं कि ये वाला इमेज है, इसके बाद कौन सा इमेज आएगा, तो वो सब चीजें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए एक चैप्टर आपने कोई पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, उसके बाद पीवाई बुक से आपको सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज कोई बुक ले लो, वहां से आप सॉल्व कर लो आराम से। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए आपके पास, कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक्स हो ऑलरेडी जो है उससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैंने जो बताया पीडब्ल्यू गेम चेंजर रीजनिंग की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगी, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मैं दिखा देता हूं कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स होता है जैसे गुना जोड़ भागा, ये सब चीजों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। डाइस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन सिटिंग अरेंजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वेन डायग्राम से, और वर्ड बिल्डिंग से भी पूछा जाता है। और ये नॉन वर्बल में काउंटिंग फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इन सब से होता है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चले कि कहां से जनरली पूछे जाते हैं। और भी चैप्टर्स इसमें हैं, सारे चैप्टर्स करने, लेकिन ये चैप्टर्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना ना, आप रेगुलर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है ना कि इसका सारे चैप्टर्स का आपका रिवीजन होता जाएगा। इसलिए इसमें है कि आपका सिलेबस चाहे जितना भी कंप्लीट हो, आप रेगुलर बीच बीच में क्या करो कि आप रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट 25-25 क्वेश्चन का लगाते जाओ, ठीक है। उससे आप सीखते भी जाओगे रीजनिंग और आपका इंप्रूवमेंट भी होता जाएगा। ये हो गया रीजनिंग के बारे में। अब चलते हैं भाई जीके और करंट अफेयर, जो सबसे बड़ा दुख दर्द है लोगों के लिए, ये है, इसको कैसे ठीक करें तो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, इसमें अपना जो टारगेट करना है ना 30+ आपको टारगेट करना, ओके, 50 में, और इसमें 5 से 7 मिनट में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आराम से हो जाता है। 25 क्वेश्चन आप आराम से 5 से 7 मिनट में पढ़ सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं देना, जो क्वेश्चन आता है उसको बनाना, नहीं आता है उसको स्किप करना है, ठीक है। लेकिन 30 आपको टारगेट रखना चाहिए। अब इसको कैसे करें, इसमें भी आपको वही फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैं वही बोलूंगा कि आप इसके लिए कोई पेड बैच ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स को भी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक चैप्टर्स का आपको बनाना है, सब्जेक्ट का बनाना है, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, उसके बाद साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाएगा, स्टैटिक जीके का, इकोनॉमिक्स का, प्रॉपर नोट्स कॉपी होना चाहिए आपके पास। और इसी नोट्स कॉपी को आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ओके। और जब पढ़ोगे ना तब हाईलाइट करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है या फिर जो चीजें याद नहीं होती है ना, उनको हाईलाइट करना ताकि बार बार आप उनको रिवाइज कर सको। इन सारी चीजों को कंप्लीट करने में कम से कम आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। और 6 महीना आपको देना ही पड़ेगा, और आपके पास टाइम है भी तो आप आराम से इन सब चीजों को कर सकते हो। और डेली आपको जीके के लिए कितना देना, 2 से 3 घंटे देना है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं कि हर दिन ही आप जीके को पढ़ो, हो सकता है कि आप अल्टरनेट डे पे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एक साथ चारों सब्जेक्ट को कवर करना ना मुश्किल हो जाता है रिवीजन के साथ। तो हो सकता है कि चलो आज स्किप कर देते हैं जीके को, आज 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं जीके जो कल पढ़े थे। तो ऐसे करके अल्टरनेट डेज में आप कर सकते हो कि एक दिन मान लो रीजनिंग को स्किप कर दिया, एक दिन मैथ्स को स्किप कर दिया,
कुछ चीजें रिवाइज कर ली, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना उसको मत स्किप करना, उसको आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और आपको उसके बाद फिर से चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, मान लीजिए जो एंशिएंट हिस्ट्री था आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद जाना है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो बुक्स होती है आपको वहां से उसको कंप्लीट करना है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन। और इसके लिए फिर से मैं बोलूंगा ना कि जो पीडब्ल्यू की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सच में ये बुक जो है ना अच्छी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो एसएससी गेम चेंजर का जो जनरल अवेयरनेस है उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें स्टार्टिंग में आपको वही कट ऑफ वगैरह दिया हुआ है कि कितना क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है आपको मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका ये रिवीजन दिया हुआ, आप तेजी से रिवाइज कर सकते हो, मैप के साथ दिया हुआ रिवीजन। और उसके बाद टॉपिक वाइज आपको जैसे मान लो हिस्ट्री में गए तो हिस्ट्री में आपको पहले 10th लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे प्री हिस्ट्री एंड इंडो वैली सिविलाइजेशन के आप जितने क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में आपको मिल जाएगा। एक टॉपिक आपने पढ़ा और उसका क्वेश्चन आपने कर लिया, उसके बाद वैदिक पीरियड से जितने क्वेश्चन आए 10th लेवल में आपको वो मिल जाएगा। उसी तरह से और भी अलग अलग टॉपिक्स हैं आपको वो भी मिल जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे एक चीज और अच्छा है ना, जैसे कि अगर आपका कोई आपका सॉल्यूशन दिया जाता है, मान लो व्हेन डिड अशोका द मौर्यन रूलर डाई, अशोका जो मौर्यन लीडर था कब मरा, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि अशोका द ग्रेट ए प्रोमिनेंट मौर्यन रूलर डाइड इन 232 बीसी में मरे थे। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि बिंदुसारा था सर्व्ड एज द 3rd मौर्यन रूलर ऑफ डैश फ्रॉम, इतना कहाँ पे बिंदुसारा ने रूल किया था उससे वहां पे, यानी कि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत अच्छा दिया हुआ, साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी दिया हुआ कहीं कहीं पे। तो ये इस बुक की खासियत है, आप यहाँ से बना सकते हो, सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। जब एक बार 10th लेवल का क्वेश्चन आपको सारा हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे 12th लेवल का क्वेश्चन जो लेवल 2 है ना आपको वहां पे वो मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखो 12th लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे भी एक बार 10th लेवल का सारे क्वेश्चन कर लोगे, फिर 12th लेवल का प्री हिस्ट्री एंड इंडो वैली सिविलाइजेशन जितने भी क्वेश्चन आए हैं सीएचएसएल में वो आपको मिल जाएगा सारे टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ। और उसके बाद जब 12th लेवल का खत्म हो जाएगा तो फिर आगे जाकर के आपको ग्रेजुएशन लेवल में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस बुक की खासियत है और सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडेक्स में दिखा देता हूँ आपको एक बार। हिस्ट्री आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज पूरा, ज्योग्राफी आपको पूरा मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगा, स्टैटिक जीके मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। याद रखना कोई भी क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको स्टार मार्क आपको जरूर करना है, ठीक है, ताकि उसको बार बार रिवाइज करो। और एक ही बुक इनफ होता है, आपको 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आपके पास जो भी बुक्स है उसी को 4 बार 5 बार पढ़ लोगे, उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। याद रखना कि आपको अपना जो नोट्स कॉपी है ना बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा सोचोगे कि एक बार 2 बार से हो जाएगा तो नहीं होगा, कम से कम 10 बार 20 बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें याद रहती है, रिकॉल होता है। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो उसको आंसर टिक कर देते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन, इसके लिए क्या कर सकते हो, एक तो बुक आपका हो गया, बुक से आपको करना है अच्छे से, और दूसरा है कि आपको पास ऐप रखना है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे करके आपको ऐप मिल जाएंगे, या फिर गोल्डन एसओ सर्च करोगे ऐप तो आप वहां पे मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिए गोल्डन एसओ, तो वहां से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। जितने भी जीके के हैं ना अलग अलग मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा। आप बैठे रहो वहां से आप कर सकते हो। कभी आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय अपना स्क्रॉल करके कर सकते हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो अपना ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिए। आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जब मान लो एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया, तो उसका मैराथन वीडियो देख लो। सर्च करो यूट्यूब पे जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन वीडियो, तो आपको 400-500 क्वेश्चन का आपको 4 घंटे 5 घंटे वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको वो देख लेना है जिसमें कि आपको समझाया भी गया हो, सारे ऑप्शन को समझाया गया हो। वो वाले वीडियो देख लोगे 2-4 बार ना, तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये भी काम करना है। और इन वीडियो को आपको सेव कर लेना, सिर्फ एक बार नहीं देखना, उसको सेव कर लेना प्लेलिस्ट में, अपना एक पर्सनल प्लेलिस्ट बना लेना है, जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, और जीके वाले में जीके मैराथन का डाल देना। और कभी कभी उसको देखते रहना। पहली बार देखने में तो टाइम लगेगा, दूसरी बार 1.5 गुना स्पीड में देख सकते हो, उसके बाद तीसरी बार उसको 2 गुना स्पीड में देख लो। 3-4 बार अगर मैराथन वीडियो को देख ली तो वो चैप्टर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और याद रखना जो जीके है ना, जीके को इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। ऐसे तो सारे सब्जेक्ट को इंप्रूव होने में टाइम लगता है, लेकिन जीके में थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब मैं जीके का भी बता देता हूँ कि जीके कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने वेटेज आते हैं। तो जीके के ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने रिसर्च करके लिखा है कि ये से टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हिस्ट्री से आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी से 2, ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन होता है, बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, और उसी तरह से करंट अफेयर के भी 4-5 आपके क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं जीके में ही आता है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए ना मैं बोलूंगा कि अपना टाइम जो है आपको वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। करंट अफेयर्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप बना ही नहीं पाओगे। अगर डेली 1 घंटा दोगे ना तो आप स्टैटिक वाले जो पोर्शन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको
देने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको आप इग्नोर कर सकते हो और लास्ट के जब 1-2 महीना बचा रहा ना तो उस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना, हर लास्ट के 2 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछ देगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर देखना भी है तो मंथली वीडियो जो आती है मंथली, वो परचम क्लासेस की या फिर इंडोलॉगस करके यूट्यूब चैनल है, वहां से आता है, आप वहां से करंट अफेयर कर सकते हो। मंथली वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख सकते हो करंट अफेयर्स, और मंथ में आपको 1-2 घंटे 3 घंटे ही आप इसमें टाइम देना है। और एग्जाम से 2 महीने पहले तक का आपका जो है करंट अफेयर्स आता है और एग्जाम से 2 महीना पहले ही आपको थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करना है। कोई पीडीएफ ले लेना है कि लास्ट 6 मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है और वही सब चीजें करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ध्यान में रखने करंट अफेयर्स पे, जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स जो होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में। किसने कौन सा अवार्ड जीता है गेम्स में, या फिर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो होता है वो सब चीजें, साइंटिफिक अचीवमेंट कुछ हुआ तो वो सब चीजें, जैसे नोबेल प्राइज ये सब जो होता है वो सब चीजें, बुक एंड ऑथर्स, ये सब चीजें आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद स्टैटिक जीके में भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और स्टैटिक जीके का भी आपको नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, और नोट्स बना करके आपको उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। और स्टैटिक जीके गोल्डन एजुकेशन चैनल पे पढ़ाया भी जा रहा है, गोल्डन एजुकेशन पे सब कुछ, आर्ट कल्चर ये सब चीजें, तो आप वहां से स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हो, ओके। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके में जो आपको करना ही करना है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि क्लासिकल डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो सब करना है। स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी आपको करना है। इंपॉर्टेंट पास जो होता है, बांध जो एक पास होता है जो कि बीच में होता है, वो सब चीज़ें, नेशनल पार्क्स होता है, डैम्स होता है, इंपॉर्टेंट डेज जो आते हैं, इंटरनेशनल योगा डेज, कैंसर डे, ये सब चीज़ें आपको करनी है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सब करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना कि कहाँ पे है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स। सेंसस 2011, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलर, तो आपको ये भी करना है कि कितना था, शिक्षा का दर कितना था, और ये सब चीजें आती है। मैंने सेंसस लिख दिया है, गलत लिख दिया है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक से आपको करना ही करना है, बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बहुत आता है भर भर के। तो ये था जीके के बारे में कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जीके में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके अपना करते जाना है। डिफिकल्ट रास्ता होगा, लेकिन डिफिकल्ट रास्ता से ही आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, जो आपके लाइफ टाइम को, आपके पूरा लाइफ टाइम को सुधार देगा और आपके फैमिली के लाइफ को भी सुधार देगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट। अब हमारा चारों सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग ना मिसकंसेप्शन बना के रखे हैं, क्या कि मॉक टेस्ट को ना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब स्टार्ट करना चाहिए देना। ऐसा मत करना भाई, मॉक टेस्ट ना कब से लगाना शुरू करना चाहिए, जब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से। बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे ये कैसा है भाई, मॉक टेस्ट तो बाद में लगाते हैं जब सिलेबस कंप्लीट होता है। सबका मैं रीजन बताने वाला हूँ क्यों, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि मॉक टेस्ट है क्या। मॉक टेस्ट होता है मतलब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना, जो एक्चुअल में आप करने वाले हो उसका पहले से बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूं कि एक जो ओलंपिक रनर होता है, ठीक है, या फिर कोई मैराथन रनर होता है, जैसे कि उसैन बोल्ट हो गया, तो अपने एक मिनट यानी 10-15 सेकंड का परफॉर्मेंस के लिए कितने सालों साल मेहनत करता है, ठीक है। अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, देखता है कि कहाँ पे गलती हो रही है, मेरा कितना टाइम आ रहा है, कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, अपना डाइट कहाँ ठीक कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तब जा करके हजारों बार, लाखों बार जब वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करता है, तब जा करके ओलंपिक में वो अपना फाइनल परफॉर्मेंस देता है। उसी तरह से मॉक टेस्ट होता है कि हम अपने एग्जाम में जो चीज़ों को करते हैं ना, वही उसी टाइप का चीज़ें हम पहले बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसी को मॉक टेस्ट बोलते हैं। कब से लगाना चाहिए, इसका यही जवाब है मेरे लिए कि आपको स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहिए, जिस समय से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी समय से। और पूरे एग्जाम से पहले तो मैं बोलूंगा कम से कम 100+ मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने। 100 तो मिनिमम हो गया, इससे ज्यादा आप जितना भी जा सकते हो। मैंने जो खुद मॉक टेस्ट लगाया था एग्जाम से पहले, 150 मॉक टेस्ट लगभग लगाया था। हमें मॉक टेस्ट देखो वीकली 1 लगाना है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हर दिन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। वीक में एक दिन पकड़ लो, सैटरडे या संडे को, उस दिन आपको मॉक टेस्ट लगा लेना। जब आपका 50 से 70% आपका सिलेबस लगे हो गया है, तब आपको फिर मॉक की संख्या 2 कर लेनी है, वीक में 2 लगाना शुरू करना है। जब 90% से एबव हो गया ना, तो वीक में 3 या 4 मॉक लगाने हैं। और जब 1 से 2 महीना एग्जाम से पहले का टाइम बचा रहे, तो डेली मॉक टेस्ट लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से हमको मॉक टेस्ट क्यों लगाना है भाई, क्या रीजन है कि स्टार्टिंग से लगाना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग से जब लगाते हो तो हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ना बने, बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चन को पढ़ने पे फोकस करना है कि सारे क्वेश्चन मैं पढ़ लूँ। पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, और सारे 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आप कर लोगे खुद से भी, ठीक है।
इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन कर लोगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से करो, आपका माइंड पहले से ट्रेन होगा कि भाई हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जब आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा ना और उस चैप्टर में पहुंचेगा जिसका क्वेश्चन आप पहले नहीं बना पाते थे, तो लगे यार इतना ईजी क्वेश्चन था, पहले जब मैं मॉक लगाता था तो मेरे से नहीं बनते थे, लेकिन ये तो इतना ईजी था जानने के बाद। तो वहां से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि मॉक में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जब टीचर भी पढ़ाएंगे तब भी आप रिलेट कर पाओगे, अरे हाँ ये तो मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन मॉक में देखा था। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से ही मॉक लगाओ, 100 क्वेश्चंस आप बनाओ किसी तरह से। और ये एक हैबिट फॉर्मेशन भी हो जाता है। जब आप अचानक से मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता है। जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा और सोचोगे सिलेबस कंप्लीट हो गया और मॉक लगाए और अचानक से मार्क्स आ गया 70-80, जब 200 मार्क्स में, तो आपको मॉक लगाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप अभी से हैबिट फॉर्मेशन करते हो ना, आपको पता होता है कि मेरा मॉक में मार्क्स कम आएंगे क्योंकि मैंने तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो धीरे 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 करके मॉक का संख्या भी नंबर भी बढ़ने लगेगा, आपका हैबिट भी बन जाएगा और आपका मॉक में मार्क्स भी अच्छा आएगा। इसलिए अभी से मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको प्रिपरेशन का लेवल भी ये सब चीजें पता चलती है। अब मॉक टेस्ट कहां से लगाएं भाई? तो देखो मॉक टेस्ट मैं बोलूंगा जब तक कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए ना, ऑनलाइन मॉक मत लगा। जो एग्जाम्स होते हैं ना सारे ऑनलाइन बेस्ड पे होते हैं, कंप्यूटर पे एमसीक्यू होता है, लेकिन जब तक 50% सिलेबस चले ना तब आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ले लो मॉक टेस्ट का, आपको वहीं से चीजें करनी है। ठीक है, क्यों करनी है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ऑनलाइन लगाओ ना तो 1 घंटे का टाइमर रहेगा। 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है, अच्छे से, और सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आपका हो सकता है कि 2 सेक्शन बनाते ना बनाते मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते करते आपका टाइम खत्म हो जाए। इसलिए मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक ले लो या फिर कोई टेस्ट पेपर ले लो, जिससे कि हर दिन आपको वीकली एक टेस्ट पेपर मिलता है 100 क्वेश्चन का, वहाँ से करने की कोशिश करो। और अपना टाइमर मत देखो वहाँ पे कि 1 घंटे में करना है, 2 घंटे भी चल जाए, 1.5 घंटे भी चल जाए, 100 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। स्टार्टिंग के मैं बोलूँगा कि 20-30 मॉक टेस्ट आपको बुक से लगाने हैं, फिजिकल बुक से, टाइमर का लिमिट नहीं रखना है। उसके बाद जब 50% कंप्लीट हो जाए तब धीरे धीरे करके आपको ऑनलाइन देना है। और ऑनलाइन के लिए मैं क्या बोलूँगा कि आपको टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है टेक्स्ट बुक, आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अदर फ्री मॉक भी मिलते हैं बहुत जगह से, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस वगैरह आपको अच्छा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग एक साथ देते हैं तो आपको रैंक लिस्ट वगैरह पता चल जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन होता है ना बहुत बेस्ट होता है, और एनालिसिस भी बहुत अच्छे से मिलता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेस नहीं किया ना तो आप टॉपर कूपन कोड यूज करना, देख लो ध्यान से, टॉपर कूपन कोड आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस करके 1 साल में अब अपना यहाँ से सारे एग्जाम्स आपके ओपन हो जाएगा, सारे एग्जाम का आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ओके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आता है लोगों को मन में कि भाई हमें कौन सा मॉक लगाना चाहिए, हमें नॉर्मल मॉक लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर मॉक लगाना चाहिए, या फिर लाइव मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, कौन सा? तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक टाइप के मॉक टेस्ट लगाने। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है। अगर 100 मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें मैं बोलूंगा कि 50 आपके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल मॉक टेस्ट आपका 30 होना चाहिए, और लाइव मॉक टेस्ट आपका 20 होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। आपको 100 मॉक टेस्ट अगर देना है तो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा और आपके प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट होगा। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करने आना चाहिए कि भाई मॉक टेस्ट कि कैसे उसका एनालिसिस करें। आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा दोगे तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ेगा नहीं, आप वहीं पर रुक जाओगे जहां आपका मार्क्स आ रहा है। आपको एनालिसिस करना कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे मेरा वीकनेस है, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करो। और एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है ना कि आपको सारे क्वेश्चन को फिर से देखने, मान लीजिए आपने एक बार मॉक लगा दिया तो पहले नंबर क्वेश्चन पे जाइए और फिर से सारे क्वेश्चन को देखिए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है, किसमें ज़्यादा टाइम लगा है, किसमें आप क्वेश्चन को नहीं बना पाए, आधा सॉल्व किए, उनको अच्छे से एनालिसिस करो और एक मॉक की कॉपी रखो। मॉक की कॉपी रखनी है और उस मॉक की कॉपी में ना आपको उन क्वेश्चंस को लिखते जाना है। 4 सेक्शन बना लेना उन मॉक की कॉपी में, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का अलग। मोटी कॉपी रखना जिसमें मैथ्स का अलग क्वेश्चन लिखते हो, इंग्लिश के सारे अलग क्वेश्चन हो, रीजनिंग के अलग हो, जीके के अलग हो। तो मैथ्स वाले में अगर मान लो मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन नहीं बने तो उनको लिख लेना और उसका सॉल्यूशन भी लिख लेना, बेस्ट सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखने हैं जो आपको बनाने में डिफिकल्ट लगा, ज्यादा टाइम लगा, उनको भी लिख लेना, ठीक है। और उस मॉक की कॉपी में आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट का लिखना, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का, जीके का। इंग्लिश का आप आराम से वोकैब वगैरह लिख सकते हो, कोई ग्रामर रूल हो गया। रीजनिंग में भी आप कुछ कुछ जो क्वेश्चन नहीं बनते, और जीके में मैं बोलूंगा कि 1 लाइनर टाइप में आप लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि 10, 15, 20 मॉक टेस्ट के बाद आपका अच्छा खासा कॉपी थोड़ा मोटा हो जाएगा, उनको रिवाइज करते हुए चलना। और याद रखना कि मॉक की कॉपी के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये मॉक टेस्ट की कॉपी। और देखो सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लोग बोलते हैं कि सेक्शनल मॉक टेस्ट हमें कब से लगाना चाहिए? जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाता है ना तब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तब आपके लिए फायदा का काम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ही सेक्शनल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से आप फुल मॉक लगाना, और जब आपका 70%, 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है सिर्फ मैथ्स का टेस्ट, सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट, सिर्फ रीजनिंग का टेस्ट, सिर्फ जीके का टेस्ट। अब हम चलते हैं आगे, रिवीजन पे काम करते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग ना रिवीजन के कारण ही अपना पूरा
प्रिपरेशन बर्बाद कर लेते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ नोट्स कॉपी बनाते हैं, अपना सब कुछ मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगाने, लेकिन रिवाइज नहीं करने से क्या होता है ना, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है ना तो उनको पता चलता है यार मैं तो सब भूल गया, मुझे याद ही नहीं है, जो मैंने पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ा था उसका तो सारा कॉन्सेप्ट भूल गया 6 महीने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रिवाइज करना है, चीज़ों को स्टार्टिंग से रिवाइज करते जाना है। और क्यों करना है, क्योंकि हमारा पता है मेमोरी कैसा होता है। मेमोरी होता है कि मान लो जैसे कि हमने कुछ याद किया तो कुछ यहाँ तक याद हो गया, एक रिटेंशन लेवल हमारा पहुंच गया, लेकिन अगले ही दिन से जब उसको छोड़ दिया ना तो उसका घटने लगता है, रिटेंशन तेजी से घटता है। अगर उसको फिर से रिवाइज नहीं करोगे तो बढ़ेगा नहीं, फिर आपको क्या होगा कि 10 से 15 दिन के बाद आप उसका लगभग 90% चीजें भूल जाओगे, 10% चीजें याद रहेगी। इसलिए हमको बीच बीच में रिवाइज करते रहना चाहिए। जब यहाँ पे मान लो कि आपने एक दिन के बाद ड्रॉप हुआ, कुछ याद चीजें भूल गई, लेकिन फिर से आपने उसको रिवाइज कर लिया, फिर से उसका लेवल पीक तक पहुंच जाएगा, फिर से ड्रॉप होगा, 2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लिए, फिर वहां से बढ़ेगा। तो आपका फिर 3-4 बार जब आप रिवाइज कर ले तो फिर उसका लेवल ना मेंटेन हो जाता है, फिर आप चीजों को बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाते हो। इसलिए हमें बार बार याद करना होता है, ठीक है। और रिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट का बता देता हूँ। जैसे सेम डे आपको रिवीजन करना, मान लीजिए आपने मैथ्स पढ़ा तो सबसे पहला तो होता है कि मैथ्स को उसी दिन रिवाइज करना। मान लीजिए सुबह में 2 घंटे का आपको लेक्चर लिया मैथ का, कहीं से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, कुछ नोट्स कॉपी बनाया, तो आपको एक टाइम निकाल करके रात को एक रिवीजन का टाइम रखना है 1 से 2 घंटे, जिसमें कि आपने दिन भर में जो भी चीजें पढ़ी है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। 1 से 2 घंटे का टाइम देना है, जिसमें कि आधे घंटे आपने अपने मैथ का रिवाइज कर लिया फट से, अच्छा ऐसे सर ने बताया था, इसको ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। ये करना है सबसे पहले सेम डे रिवीजन। इंग्लिश में कुछ पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, वो कैप्स कुछ याद किया, 20 वो कैप्स याद किए, रिवाइज करने में 10-15 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 से 2 घंटा हर दिन सेम डे रिवीजन में देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे रिवीजन, जब अगले क्लास में पढ़ने जाओ, मान लो कि फिर से मैथ का नेक्स्ट लेक्चर क्लास 2 में गए, तो सबसे पहले क्लास 1 का जो भी चीजें पढ़े थे उसको तेजी से देख लो, 5 से 10 मिनट लगेगा, आप रिवाइज कर लो, ठीक है। इस तरह से फिर 2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लो। 2 दिन के बाद जब रिवाइज करोगे तो दोनों चीजों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, सिर्फ एक नहीं, क्लास 1 भी और क्लास 2 को भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्लास 1 में आपको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 2-3 बार देख चुके होगे तो उसमें चीजें याद हो जाएगी। फिर आपको 1 वीक के बाद रिवाइज करना है, फिर आपको 15 दिन के बाद रिवाइज करना है, ठीक है। एक रूल आपको अपनाना है, 30-70 रूल होता है, जिसमें कि आपको 70% चीजें, 70% जो टाइम आपको देना है ना, वो देना न्यू चीजें पढ़ने में, नया नया चीजें पढ़ना, और 30% हर दिन का जो टाइम होगा वो आपको रिवीजन पे देना है, याद रखना। यानी कि अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे आप नई नई चीजें पढ़ो, सीखो, लेक्चर देखो, नोट्स कॉपी बनाओ, लेकिन 30% टाइम उन्हीं को रिवाइज करने में जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैटरडे संडे तो मैं आपको बोलूंगा ना कि रिवीजन का डे ही रख दो, रिवीजन का टाइम रख दो, रिवीजन वीक, हर वीक रिवीजन करना है, ठीक है। सैटरडे संडे को हो सकता है कि आप फुल टाइम ना दो, लेकिन आपको कम से कम 50% टाइम सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। जो भी उस वीक में पढ़े हो सब चीज को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, मैं बोलूंगा हमेशा याद रखना, वो है मिनिमम बुक्स, कम से कम बुक रखना। अपना नोट्स कॉपी हो गया, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक हो गई चैप्टर वाइज, और मैक्सिमम रिवीजन बराबर सक्सेस। मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इक्वल टू सक्सेस, इसको हमेशा याद रखना। और एक ही बुक को जब आप बार बार बनाते हो ना तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है। चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, मैटर नहीं करता, उस बुक्स को जब आप बार बार सॉल्व करते हो तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अभी वीडियो और भी है, मेंटल स्ट्रेंथ पे है, उसके बाद और भी गिव अवे का भी बताने वाला हूं, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन भी है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये वीडियो देख रहे होगे आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से सब कुछ बताया। अब मेंटल स्ट्रेंथ पे आपको काम करना। देखो याद रखना कि आप सिर्फ पढ़ते जाओगे लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ पे अपना ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई से आपका काम नहीं चलेगा, आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने गोल को अपने आंखों के सामने रखना है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आप स्ट्रांग रहोगे। हम वीक कब हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन आपके पास गोल रहेगा ना तो आप मेंटली स्ट्रांग भी रहोगे, नहीं मुझे ये करना है, ठीक है। और अपना पर्पस को आपको याद रखना कि मैं क्यों कर रहा था, इस टारगेट को मुझे क्यों अचीव करना था, वो आपको याद होना चाहिए। और साथ में अफर्मेशन काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। जब आपने जो लिखा है कि आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई हैव डन इट फॉर माई पेरेंट्स, या फिर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये सब चीजें जब बार बार आप बोलते हो ना तो वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है और आपका मेंटल स्ट्रेंथ पे में इंप्रूवमेंट होता है। तो ये चीजें आपको बहुत जरूर है कि करना। आपको लग रहा होगा यार अफर्मेशन बेकार वाली चीजें है, लेकिन मैंने किया है भाई, मैंने सिलेक्शन लिया है 2 बार, तो मुझे पता है आपको ये करना पड़ेगा अफर्मेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है चीजें। उसके बाद डेली मेडिटेशन आपको करना है, डेली मेडिटेशन। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना तो डेली मेरा मेडिटेशन और एक्सरसाइज हर दिन मैं करता था, 15 से 20 मिनट और 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करता था। मेरे माइंड को काम रिलैक्स रखता था और बहुत अच्छे से मैं तैयारी कर पा रहा था। टेंशन होती थी लेकिन टेंशन इसकी वजह से कम होती थी। तो आपको डेली मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, आपको मिल जाएगा, गोल्डन ASO मेडिटेशन सर्च करोगे तो वहां से आप देख सकते हो, या फिर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे
करोगे तो उससे भी हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखने, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बहुत काम आता है। आपको इधर उधर की जो फालतू वीडियो देखते हो, रील देखते हो ना, उसकी जगह पे आप मोटिवेशनल वीडियो देखा करो। सोनू शर्मा की वीडियो आती है हिंदी में, इंग्लिश में अगर देखना है तो लेस ब्राउन जो मेरा फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर है, इन दोनों का आप वीडियो देख सकते हो। और भी आपको जो कोई पसंद है उनका मोटिवेशनल वीडियो देखो। राज समानी करके है जिनका पॉडकास्ट आता है, उनका पॉडकास्ट देख सकते हो मोटिवेशनल, वो सब बहुत मोटिवेट करेगा और आपको कुछ करने का मन करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना, क्योंकि नेगेटिव लोगों का एक कमेंट आपके पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता है, पूरे प्रिपरेशन को बर्बाद कर देगा। अगर एक बार उसने बोल दिया ना कि भाई सीजीएल में तो इस बार बहुत धांधली हो रही है, अरे यार ये चीज़ें हो रही है, आपको इस सब पे फोकस नहीं करना है। जो आपके कंट्रोल में है बस वही करना है। आपका कंट्रोल में क्या है कि आप मेहनत कर सकते हो, वो सब चीज़ें हर साल होती है। लेकिन सिलेक्शन लिया ना, मैंने सिलेक्शन लिया ना, मेरे टाइम पे क्या नहीं होता था कुछ ना कुछ चीज़ें, लेकिन मैंने अपना टारगेट बनाया, मेरा लक कहीं ना कहीं भी थोड़ा साथ दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी तरह से आप जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर आपको फोकस करना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जैसे अगर कोई नेगेटिव बोले ना, कैंसिल इट, अपने माइंड में बोल रहा है ये सब बेकार की बातें हैं, कैंसिल इट, उससे दूर रहना। और मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग एक चीज़ था ना, वो था मोटिवेशनल बुक रीडिंग था। ठीक है, मैं हमेशा ना अपने स्टडी टेबल पे मोटिवेशनल बुक रखा करता था। ठीक है, जिसमें कि 2-3 बुक्स मेरे फेवरेट थे और मैं प्रिपरेशन के टाइम पे 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ता था जब भी मेरे को मन नहीं करता था, डिमोटिवेशन होता था। उसमें से 2-3 जो बुक है, एक था थिंक एंड ग्रो रिच, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेपोलियन हिल्स का। द कंपाउंड इफेक्ट एक डैरेन हार्डी का है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको लग रहा होगा ना कि इसमें अमीर बनने से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, इसमें गोल कैसे अचीव करते हैं, लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव करते हैं, उस पर बात किया गया। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन तीनों बुक में से कोई भी बुक को आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। आपको लगेगा कि यार ये सब डिस्ट्रैक्शन है, 10 मिनट में अपना पढ़ लूंगा, मैथ इंग्लिश ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ये जब 30 मिनट पढ़ोगे ना तो आप 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर पाओगे, 2 घंटा अच्छे से मेहनत कर पाओगे। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और हाँ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक गिव अवे दूंगा, तो यही मैं जो अपने फेवरेट्स बुक्स है ना, मैं आपको 10 लोगों को गिव अवे देने वाला हूं। लेकिन गिव अवे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब आपको करना इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितना मेहनत से मैं बना रहा हूं, तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देख करके मत चले जाओ, सब्सक्राइब कर लो, इसको सेव कर लो, ताकि आपको बीच में फिर से कहीं कंफ्यूजन होना प्रिपरेशन के टाइम पे, एक बार ये वीडियो देख लेना, आपके लिए मोटिवेशन से ये वीडियो आपको भर देगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है और सिटी लिखना है। मान लो राहुल है अपना नाम, राहुल फ्रॉम पटना। ठीक है, उसके बाद 3 बेस्ट थिंग जो कि आप इस वीडियो से सीखे हो, आपको अच्छे से सोचना है कि मैंने क्या सीखा, और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने ये 3 चीज़ें सीखी इस वीडियो से जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन बहुत जेन्युइन आपको बताना है, इसी वीडियो से बताना है। इधर उधर से कुछ भी बता दोगे, मुझे पता चल जाएगा कि आप इधर उधर के बातें बता रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। इसलिए इस वीडियो से ही आपको 3 चीज़ें जो आपने सीखा वो आपको बताना है, और जो बेस्ट मुझे 10 कमेंट्स लगेंगे ना, उनको मैं ये वीडियो गिव अवे करने वाला हूँ। और जैसे इस वीडियो में 5000 लाइक्स आ जाएंगे, 5000 लाइक्स, उसके बाद मैं ये रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे अनाउंस करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, गोल्डन एसो वहीं पे अनाउंस होगा। टेलीग्राम गोल्डन एसो, 2 चैनल मिलेगा मेरा, दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है, गोल्डन, एक में 1,10,000 होंगे, एक में 10,000 सब्सक्राइबर। तो गोल्डन एसो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। गिव अवे का रिजल्ट वहीं मिलेगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, मेरा क्लास नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह, तो ये उसके लिए भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बोलने वाला हूँ कि देखो, ये जो जर्नी होती है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कहीं कहीं हमको भटकाव लगता है कि हम सब कुछ देख तो लिए हैं, लेकिन जब जर्नी स्टार्ट करते हैं ना तो हमें डायरेक्शन नहीं मिलता। जब हमारे पास एक मेंटोर नहीं होता ना, तो हम उस जर्नी को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर के कुछ दिन तो करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक टारगेट ग्रुप स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें सीजीएल 2026 को ही टारगेट होगा, और इस ग्रुप का नाम है टॉप अचीवर्स। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें टेलीग्राम में आपको सब कुछ गाइडेंस दिया जाएगा, और क्या क्या चीज़ें होगी इसमें, आपको डेली का टारगेट दिया जाएगा, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, हर दिन का टारगेट दिया जाएगा, और वीडियो लिंक भी दिया जाएगा कि मैथ्स में आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, रीजनिंग में अच्छे से समझाया जाएगा, और उस टास्क को हर दिन आपको कंप्लीट करना है। और रिवीजन भी सैटरडे संडे आपको दिया जाएगा कि आपको सैटरडे संडे रिवीजन करना है या फिर टेस्ट करना है। डाउट डिस्कशन ग्रुप होगा, आपका कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, वहाँ पे एडमिन्स होंगे जो आपके उस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, जनरल क्वेरीज हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो कर सकते हैं, या फिर आपका जो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से रिलेटेड डाउट होगा आप वो भी पूछ सकते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट का मार्क्स आप जब भी दोगे तो आप अपना शेयर कर सकते हो कि मेरा मॉक टेस्ट में इतना मार्क्स आ रहा है, और उसके बाद फीडबैक आपको मिलेगा कि हाँ इसमें आपको यहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर टेस्ट होगा, मान लीजिए एक चैप्टर कंप्लीट हो गया परसेंटेज, तो परसेंटेज के बाद उसका टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद उसमें टिप्स भी दिया जाएगा कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको उसमें मिलेगा। सारे जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं, आपको फॉर्मूला के पीडीएफ्स हो गए, मेरा जो क्लास नोट्स है, और एक क्लास नोट्स मैंने बनवाया है, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे उस ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है सीजीएल 2026,
एक तरह के लोग हो गए, वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप मिलेगा जो एक तरह के सारे अच्छे से तैयारी करेंगे। तो उसके लिए आप नीचे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे जाओगे, गोल्डन एसओ पे जाओगे तो वहाँ पे भी उस टॉप अचीवर्स ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा पेमेंट है जो कि करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो फ्री में अगर कोई चीज़ें दूंगा तो एक तो ये होगा कि आप सीरियसली से उसको पढ़ोगे नहीं और कुछ दिन के बाद भूल जाओगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए काफ़ी लोगों को रखना पड़ता है जो कि फ्री में नहीं आते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए ये चार्ज लिया जा रहा है और एक बहुत मिनिमल चार्ज है जो कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सच में सीजीएल 2026 को टारगेट करना है तो। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट के मन में कुछ क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, उसका मैं क्वेरी को जवाब देता हूं कि क्या सिर्फ हमें एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, कि आपको सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल पे कर रहे हो तो सिर्फ आप उसी पे फोकस करो, उसी का तैयारी करो और उसी का तैयारी आपके बाकी एग्जाम पे काम आएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप इसका फोकस करते हो तो सिर्फ इसी का फॉर्म भरो, फॉर्म आप अदर एग्जाम्स का भी भरो, लेकिन आपको उसकी तैयारी नहीं करनी है। इसी का जो तैयारी रहेगा उसके तैयारी से आप वहां पे जाकर के अटेम्प्ट दे देना। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, मान लो सीजीएल कर रहे हो तो आप सीएचएसएल भी दे सकते हो, सीपीओ भी दे सकते हो आराम से, और उससे रिलेटेड उसके सिलेबस से रिलेटेड और भी एग्जाम से आराम से दे सकते हो। सीजीएल में ग्रेजुएशन में परसेंटेज पूछता है क्या? तो नहीं, कुछ परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है। आराम से आपको सिर्फ सिंपल पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में पास हो, 10th 12th और ग्रेजुएशन पास हो तो आराम से हो सकते हो। आपका ग्रेजुएशन किसी भी तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कि आपने पॉलिटेक्निक के बाद, डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किया हो, तब भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या इसका? तो इसमें कुछ मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती है। सीजीएल में एक नॉर्मल सा मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी लोग पास हो जाते हैं। टैटू वगैरह अगर ये है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइट वगैरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नॉर्मल मेडिकल टेस्ट और सब लोग पास हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बता दिया कि आपको अपने गोल्स को याद रखना और अफर्मेशंस का हेल्प लेना। बार बार अपने अफर्मेशंस को बोलना, जब भी आप फ्री हो आपको बोलना है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई कैन डू इट, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। ऐसे करके कुछ भी पॉजिटिव चीजें आपको बार बार बोलना है। सोशल मीडिया पे आपको क्या करना है? डीएक्टिवेट कर देना। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% आपको सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करना है, लेकिन उसका यूजेस को बहुत कम कर देना है। जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब चीजों को तो आप हटा सकते हो। आपको जो टेलीग्राम आप रख सकते हो, और हो सकता है यूट्यूब तो आपको रखना पड़ेगा, ओके। तो इन सब चीजों को आप सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करो जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने में आपका हेल्प करेगा। और एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं बहुत वीक हूं तो क्या मैं सीजीएल निकाल सकता हूं? मैं आपको बोलूं ना, सीजीएल कोई भी बच्चा निकाल सकता है, चाहे उसका लेवल जो भी हो, सीजीएल आराम से वो निकाल सकता है। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। और आप भी इस सीजीएल एग्जाम को आराम से निकाल सकते हो। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है ना, एक बार बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को आराम से निकाल पाओगे। और लास्ट में है कि डेली रूटीन, कि एक सीजीएल एस्पिरेंट्स का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपके पेशेंस के लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, गोल्डन एसओ। वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा कंप्लीट, सब बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ से कि आप अपना इस पीडीएफ के हिसाब से भी बीच बीच में चीज़ें अगर कंफ्यूजन में हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हो इस वीडियो में तो आपको सच में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सच में एग्जाम निकालने का मन है और आप निकालना चाहते हो, आप लग जाओ एक बार इस सीजीएल 2026 के लिए। और विश्वास रखिए कि अगर आपने मेहनत कर दिया ना बहुत अच्छे से, तो आराम से सीजीएल 2026 को निकाल सकते हो और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अगेन मैं बोलूँगा कि अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आऊँ रेगुलरली। और बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द देने लगा है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस वीडियो और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।